पेटीएम एक ऑनलाइन पेमेंट, ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने वाली एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के मालिक संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा, जिन्होंने अगस्त 2010 में पेटीएम कंपनी की स्थापना की थी। $2 मिलियन के प्रारंभिक निवेश से प्रारंभ किए गए पेटीएम का वर्ष 2020 में रेवेन्यू 3,629 करोड़ था। अपनी कंपनी को इस स्तर तक पहुंचाने की राह विजय शेखर शर्मा के लिए आसान नहीं रही। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय पाई, विपरीत परिस्थितियों से लड़े, दिल की सुनी और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत करते रहे। उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वे इस मुकाम पर खड़े हैं जहां वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता शिक्षक और माता गृहिणी थी। उनका बचपन अलीगढ़ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ में ही प्राप्त की। विजय शेखर के स्कूली जीवन का प्रारंभ अलीगढ़ में हुआ। 12वीं तक की शिक्षा अलीगढ़ में प्राप्त करने के बाद वे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए। विजय की प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ के एक हिंदी माध्यम स्कूल में हुई थी। वे प्रारंभ से ही मेधावी थे और कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 12वीं के बाद उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का विचार कर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी भाषा साबित हुई। हिंदी माध्यम के छात्र होने के कारण उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ कमजोर थी। इस कारण वे क्लास में अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। नतीजन स्कूल के दौरान हमेशा क्लास की प्रथम बेंच पर बैठने वाले विजय कॉलेज में अंतिम बेंच पर बैठने लगे। कमजोर अंग्रेजी के कारण विजय पढ़ाई में पिछड़ने लगे। उनके लिए सेमेस्टर एग्जाम पास कर पाना भी मुश्किल हो गया था। अपने स्कूली जीवन में टॉपर रहे विजय के लिए ये कहीं न कहीं अपमानजनक भी था। असर ये हुआ कि इंजीनियरिंग छोड़ने पर विचार उनके दिमाग पर हावी होने लगा, लेकिन उन्होंने इन विचारों पर काबू पाया और हार न मानने पर फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजी की किताबें खरीदी और दोस्तों के मदद से अपनी अंग्रेजी में सुधार करने का प्रयास करने लगे। वे किसी भी विषय पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा की किताबें लेकर आते और साथ साथ उन्हें पढ़ते। धीरे धीरे उनका प्रयास रंग लाने लगा और उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा में काफ़ी सुधार कर लिया। विजय कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। अपनी यह फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कंप्यूटर लैब में निकाली और अपने दिन का अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ बिताने लगे। दरियागंज के संडे मार्केट से वे 5 से 10 रुपये में सेकंड हैंड किताबें और मैगजीन खरीदा करते थे। वहीं से एक दिन उन्होंने फॉर्च्यून मैगजीन खरीदी और पहली बार मैगजीन के जरिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बारे में जाना। यह 1995-96 की बात है। उन दिनों इंटरनेट बिजनेस तो बहुत दूर, वेबसाइट भी बहुत कम हुआ करती थी। उस समय इंडिया में मात्र इंडिया गेट नाम की एक वेबसाइट थी, जहां तक कि यूएस में भी ट्राइपोड और ज्यूसिटी जैसे गिनी चुनी वेबसाइट ही थी। यह वह समय था जब याहू एक छोटी सी वेब डायरेक्टरी पर थी, लेकिन विजय के मन में कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ करने का विचार जन्म लेने लगा। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने का सपना देखने लगे, क्योंकि सिलिकॉन वैली के कई बड़े उद्योगपति ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की थी। लेकिन कमज़ोर आर्थिक स्थिति उन्हें विदेश जाकर पढ़ने की इजाज़त नहीं देती थी। मगर कुछ कर गुजरने की चाह मन में घर कर चुकी थी और इसके लिए विदेश जाकर पढ़ना ही मात्र रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि कुछ करने का जज्बा हो तो कहीं भी रहकर कुछ भी किया जा सकता है और उन्हें भारत में रहकर कुछ बड़ा कर गुजरने की ठान ली। वे दिग्गजों की राह पर चलते हुए किताबें पढ़कर खुद से कोडिंग सीखने लगे। कोडिंग सीखने के बाद विजय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सर्च इंजन बनाया। फिर उन्होंने आज के वर्डप्रेस की तरह एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया। कई अखबारों को उनका बनाया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पसंद आया और द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़े अखबार इसे इस्तेमाल करने लगे। इस तरह इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष में ही विजय ने अपनी एक कंपनी खोल ली, जिसे उन्होंने एक्सएस कंपनी का नाम दिया। 1999 में उन्होंने अपनी यह कंपनी लोटस इंटरवर्क नामक अमेरिकन कंपनी को $5 लाख में बेच दी। उन्होंने विजय को भी एम्प्लॉय के तौर पर अपनी कंपनी में रख लिया। वहाँ काम करते हुए विजय को ये समझ आ गया कि वे बिजनेस के लिए ही बने हैं और वे दूसरों की नौकरी नहीं कर सकते। उस समय भारत में भी इंटरनेट बिजनेस
थोड़ा बहुत फल फूलने लगा था। भारत में Naukri.com, MakeMyTrip.com जैसे वेबसाइट बेस्ड बिजनेस का दौर प्रारंभ हो चुका था। इस दौर में विजय भी अपना कुछ बिजनेस करना चाहते थे। लोटस इंटरवर्क्स की नौकरी छोड़ने के बाद वर्ष 2001 में विजय ने 197 नामक कंपनी की स्थापना की। यह एक कंटेंट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी थी। ये कॉल और एसएमएस द्वारा लोगों तक इंटरनेट कंटेंट पहुंचाती थी। वे पूरी लगन और मेहनत से इस कंपनी को बड़ा करने में लग गए। कंपनी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन साथ ही खर्चा भी बढ़ रहा था। सर्वर स्टाफ सहित अन्य खर्चे मैनेज करना आसान नहीं था। यह भी तब जब आपको कंपनी से मुनाफा न हो रहा हो। विजय दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर किसी तरह कंपनी को चला रहे थे। कंपनी की पूरी कमाई स्टाफ की सैलरी देने, सर्वर के मेंटेनेंस और ऑफिस के अन्य खर्चों सहित लोगों का उधार चुकाने में निकल रही थी। विजय के पास इतना पैसा भी नहीं बचता था कि वे अपने घर के किराया दे सके। मकान मालिक का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वे आधी रात के बाद अपने घर जाते और सुबह होने से पहले घर से निकल जाते ताकि मकान मालिक का सामना करने से बच सके। साल गुजरते जा रहे थे। उधार का बोझ बढ़ते बढ़ते 8 लाख तक पहुंच चुका था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कई बार उनकी जेब में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वे अपने मित्रों के घर चले जाते थे ताकि वहां उन्हें कुछ खाने को मिल सके। दिल्ली के मूलचंद बाजार में एक पराठे वाली दुकान में कम कीमत पर मिलने वाले पराठे खाकर वे अपना काम चला रहे थे। दिन पर दिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखकर विजय ने कई पार्ट टाइम जॉब हाथ में ले लिए। वे कई कंपनीज में जाकर कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग देने लगे। इस काम के उन्हें एक दिन के 1,000 रुपये तक मिल जाते थे। कंप्यूटर और नेटवर्किंग सॉल्यूशन के काम से भी कुछ पैसे निकल जाते थे। हाल ये था कि उनका कंपनी 197 का संचालन स्टाफ कर रहा था और विजय खर्चे उठाने के लिए दूसरी कंपनीज की वेबसाइट बना रहे थे या अन्य काम कर रहे थे। कंसल्टेंसी का काम करते हुए एक दिन विजय की मुलाकात पीयूष अग्रवाल से हुई, जिन्हें अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर के लिए विजय की सहायता और परामर्श की आवश्यकता थी। विजय की सहायता से पीयूष ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। वे विजय से बहुत प्रभावित हुए और उनके सामने अपनी कंपनी में सीईओ का पद संभालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विजय ने वह जॉब ऑफर यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे अपनी खुद की कंपनी चलानी है। एक तरफ विजय अपनी कंपनी चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके परिवार का शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। वे चाहते थे कि विजय कहीं एक अच्छी सी नौकरी कर ले ताकि उनकी शादी हो सके। घर वालों के दबाव को देखते हुए विजय ने बीच का रास्ता निकाला। वे पीयूष अग्रवाल से मिले और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि आधा दिन वे उनकी कंपनी का काम देखेंगे और आधा दिन अपनी कंपनी का काम करेंगे। इसके लिए हर महीने उन्होंने 30,000 रुपये सैलरी की डिमांड की। पीयूष अग्रवाल को इतना किफ़ायती सीईओ कहीं और नहीं मिल सकता था। उन्होंने विजय की बात मान ली। उन्होंने विजय के ऑफिस के लिए भी उसी बिल्डिंग में व्यवस्था करवा दी जहां उनका खुद का ऑफिस था। इस तरह विजय के लिए दोनों कंपनी पर एक साथ ध्यान देना आसान हो गया। धीरे धीरे विजय की कंपनी पटरी पर आने लगी, लेकिन 8 लाख रुपए के उधार का बोझ अब भी सिर पर था। एक दिन विजय ने उधार चुकाने के लिए पीयूष अग्रवाल से कर्जा मांगा। पीयूष ने उन्हें कर्ज देने से तो मना कर दिया, लेकिन वे 8 लाख रुपए उनकी कंपनी में पूंजी लगाने को राजी हो गए। इस तरह 197 कंपनी में 40% हिस्सेदारी पीयूष अग्रवाल की हो गई। 197 कंपनी अब पटरी पर आ चुकी थी। इस बीच स्मार्टफोन की लोकप्रियता देखकर विजय के दिमाग में कैशलेस ट्रांजैक्शन का आइडिया आया। अपने इस आइडिया को लेकर वे कंपनी के बोर्ड के समक्ष गए, लेकिन कंपनी ने लंबे समय बाद स्थायित्व प्राप्त किया था। ऐसे में किसी नए आइडिया पर काम करने का रिस्क उठाने बोर्ड राजी नहीं हुआ। कंपनी बोर्ड द्वारा यह आइडिया नकार दिए जाने के बाद भी विजय उस पर काम करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% इस आइडिया में इस्तेमाल कर 2010 में पेटीएम की स्थापना की। प्रारंभ में पेटीएम द्वारा दी जाने वाली सेवाएं मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, धीरे धीरे पेटीएम ने सेवाओं का दायरा बढ़ाया और गैस बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की सेवाएं भी देने लगी। 2014 में उन्होंने ऑनलाइन वॉलेट की सुविधा प्रदान की और बाद में उन्होंने पेटीएम पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी प्रदान कर विभिन्न वस्तुओं का विक्रय का काम भी प्रारंभ किया था। सफलता के मार्ग पर चलने के साथ ही जैक मा, रतन टाटा, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बुफेट से भी निवेश प्राप्त हुआ।
पेटीएम का एक रेवेन्यू मॉडल पेटीएम फॉर बिजनेस है। इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत पेटीएम सभी बड़े ट्रांजैक्शन पर सेलर से जीएसटी सहित 55% चार्ज वसूल करता है। पेटीएम का यूजर बेस 30 करोड़ का है। यह अपने यूजर्स को एडवर्टाइजर्स के एड्स दिखाता है। इन एड्स के लिए पेटीएम अपने एडवर्टाइजर्स को चार्ज करता है। पेटीएम ने एडवर्टाइजर्स को मंथली सब्सक्रिप्शन और मंथली पे पर क्लिक के हिसाब से पेटीएम करने की सुविधा भी दी हुई है। पेटीएम अपने मोबाइल वॉलेट में जमा पैसे की फिक्स डिपॉजिट कराकर इंटरेस्ट भी कमाता है। यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्रॉस सेल और ऑफ सेल पर भी चार्ज करता है। अगस्त 2015 में पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से पेमेंट बैंक लॉन्च करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ। इस आधिकारिक रूप से उद्घाटन नवंबर 2017 में भारतीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारत भर में 10 लाख से अधिक बैंकिंग आउटलेट खोलने का है। पेटीएम पेमेंट बैंक एक पृथक निकाय है। इसमें 51% शेयर संस्थापक विजय शेखर शर्मा के पास, 39% शेयर 197 कम्युनिकेशन और 10% शेयर विजय शर्मा तथा 197 की सब्सिडायरी के पास है। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री सतीश कुमार गुप्ता हैं। पेटीएम द्वारा फरवरी 2017 में पेटीएम मॉल ऐप लॉन्च किया गया। चीन के सबसे बड़े B2C रिटेल प्लेटफॉर्म टी मॉल के मॉडल पर आधारित यह एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, जिसमें लगभग 1.4 लाख विक्रेता पंजीकृत हैं। पेटीएम मॉल के लिए पेटीएम को अलीबाबा ग्रुप और सैफ पार्टनर से मार्च 2018 में $200 मिलियन का पूंजी निवेश हुआ था। पेटीएम के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन आसान हो गया, जिससे लोगों को होने वाली छुट्टे की समस्या हल हो गई। आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ छोटे ठेले वाला और सब्जी वाला तक पेटीएम पर मूव कर चुका है। पेटीएम डीलर को ध्यान में रखकर पेटीएम ऑनलाइन मॉडल के साथ ही ऑफलाइन मॉडल भी लेकर आया। जिन छोटे व्यापारियों के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं है, जिनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं था, उन्हें भी पेटीएम वॉलेट की सुविधा दी गई। वे बिना बैंक अकाउंट के भी पेटीएम से जुड़ सकते हैं। बिना बैंक अकाउंट के वे पेटीएम से पैसा ले सकते हैं और पेटीएम से पैसा खर्च कर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी को भी अपने साथ जोड़ लेना पेटीएम के बहुत काम आया। डिमोनेटाइजेशन के दौरान पेटीएम की ग्रोथ 1000% क्रॉस कर गई। कस्टमर बेस अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अचानक कस्टमर की संख्या में हुई इस वृद्धि को हैंडल करना पेटीएम के कस्टमर केयर सेंटर के लिए मुश्किल हो गया। लोग पेटीएम के कस्टमर केयर सेंटर फ़ोन लगाते और उसे वो हमेशा बिजी मिलता। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर जाकर निकाला। सबने पेटीएम को ट्विटर पर बहुत बुराइयां की और इससे पेटीएम की इमेज बहुत ख़राब हुई। लेकिन पेटीएम ने अपनी कस्टमर केयर सर्विस में सुधार किया और फिर से कस्टमर का विश्वास हासिल कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती पेटीएम के सामने उसके लोगों के कारण आई। पेटीएम के लोगों के कलर स्कीम की दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपल से काफ़ी मिलती जुलती है। इस बात पर पेपल ने आपत्ति जताई और पेटीएम पर कोर्ट केस कर दिया। यह कोर्ट केस वर्तमान में भी कोर्ट में ही चल रहा है। सामने आ रही चुनौतियों के बाद भी पेटीएम ने हार नहीं मानी और वह विकास करता गया। साथ ही जो भी तकनीकी खामियां उसके सिस्टम में थी, वो सुधरता भी गया। पेटीएम अपनी तकनीकी पर बहुत ध्यान दे रहा है ताकि उसके कस्टमर को सर्विस अच्छी मिले और साथ ही फ्रॉड की समस्या की गुंजाइश भी खत्म हो जाए। यह एक फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है ताकि फ्रॉड को आसानी से मैनेज किया जा सके। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत स्लो होता है और साथ ही एक्सपेंसिव भी। यहाँ भी पेटीएम अपने ग्राहकों को अच्छी और वाजिब सेवा देने की कोशिश में है। मल्टी करेंसी को मैनेज करने की दिशा में भी पेटीएम प्रयासरत है। जब भी अन्य देशों में मनी ट्रांसफ़र होता है तो अलग करेंसी में होता है, जिसमें कई रेगुलरिटी की समस्या होती है। पेटीएम इसे भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कार्ड डेटा सिक्योरिटी पर भी काम किया जा रहा है ताकि फ्रॉड पर लगाम लगाया जा सके। पेटीएम के पास 7500 लोगों की टीम है और यह ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं देने के प्रयास में लगी हुई है